नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 86 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख रहा है, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, आज हम इसमें जानेंगे। एनर्जी एंड पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। मेंस पेपर की अगर बात करूं तो जीएस पेपर 3 से ये रिलेटेड है। जानेंगे कि भारत की जो एनर्जी कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गैस और ऑयल रिफाइनरीज वो कितनी है और क्या इसमें भारत कर सकता है, क्योंकि ये जो कैपेसिटी है, ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, रेजिडेंशियल के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, हर चीज़ के लिए, रेलवेज के लिए भी, हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर ही इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, इंडिया एम्स टू रेज शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी कंजम्पशन बाय अप टू 4 टाइम्स। तो भारत ने यह दावा कर दिया है कि हम जो अपना जो शेयर है नेचुरल गैस में, उसे हम 4 गुना बढ़ाएंगे। नेचुरल गैस में जो एनर्जी कंजम्पशन है उसे हम 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, ये भारत ने दावा किया हुआ है। तो अभी एट प्रेजेंट कितना है, तो एट प्रेजेंट जो है वो नेचुरल गैस जो है 6% है टोटल एनर्जी कंज्यूम का। यानी अगर मान लीजिए 100% हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से 6% जो है वो नेचुरल गैस के उस पे जाता है। और नेक्स्ट 5 ईयर में प्लान है कि इसे 6% से इंक्रीज करके 12% कर देंगे, डबल कर देंगे। अगले साल का प्लान है, वैसे बोला गया है कि 4 टाइम्स करेंगे। नाउ इंडिया हैव 250 मिलियन टन्स लेवल ऑफ ऑयल कैपेसिटी, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो एट प्रेजेंट भारत के पास कितनी कैपेसिटी है, 250 मिलियन टन। 250 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है भारत के पास है ऑयल रिफाइनिंग की। आपको मालूम ही है इसके लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत का काफी सारा इंपोर्ट बिल चला जाता है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद वो कच्चा तेल आता है, उसके बाद उसे रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया जाता है और फिर वेरियस चीजों के थ्रू उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इधर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप है ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। तो इसमें आप देख सकते हैं HMEL है, IOCL है, ONGC भी है, मैंगलोर है। तो ये काफ़ी सारे मिलके, ये काफ़ी सारे, इसमें काफ़ी सारे PSUs भी हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है, राइट। आज मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। तो साथ ही साथ ये जो मैप है इसे आप देख लीजिए, थोड़ा एक बार नज़र घुमा लीजिएगा कि ये सारी रिफाइनरीज है जहाँ पर ये काम किए जाते हैं। तो और सागरों के थ्रू ये आता है इंपोर्ट होके और फिर रिफाइनरीज में हम इसे भंडारण में यूज़ करते हैं, उसे रिफाइन करके फिर वेरियस वेरियस जहाँ पे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में भेजना है उस क्षेत्रों में इसे भेजा जाता है। अब एनर्जी सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत में है कैसे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। इसको आप अगर ड्रॉ कर लें तो बहुत बढ़िया है, वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब आपको मालूम है। एनर्जी सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले जो रोल प्ले करते हैं वो है खुद पीएम। पीएम इसमें डील करते हैं नीति आयोग के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जो कि चेयरमैन है नीति आयोग के भी, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी वो हेड होते हैं। इसमें जो जो मिनिस्ट्रीज आपके काम आती हैं, जो मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, और उनके अंदर के ये फिर सारे कमीशन वगैरह, सारी अथॉरिटीज वगैरह हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। जैसे कि BEE भी है, IEX भी है पावर ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी सवाल आ चुका है, IEX क्या है, राइट। तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर बहुत सारे PSUs हैं, वो किसके अंदर आता है, ये बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली डीलिंग विद एनर्जी। एक ये तो हो गया डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं इसमें। फिर कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसका इनडायरेक्ट काम होता है। लाइक जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो कोल मिनिस्ट्री को बोलेगी। समझ रहे हैं आप कि भाई हमें संसाधन चाहिए, एनर्जी चाहिए, रेलवे कैसे चलाएं हम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चाहिए। तो ये आपस में ऐसे डील करेंगे। तो इसमें है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो कुल मिला के ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें जिसमें जो एनर्जी के साथ इनडायरेक्टली डील करती हैं, और ये डायरेक्ट वाली हैं जो ऊपर दिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑयल डिमांड सिनेरियो की अगर हम बात करें 2010 से 2040 में, पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी सारी न्यूज होती हैं, वो बिना चार्ट के आप कर नहीं सकते। तो चार्ट तो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैथ से और DI से या चार्ट से, स्टैटिस्टिक्स से आपको अगर नफरत है
तो प्यार कर लो, उसके अलावा और कोई हल है नहीं, इन सब चीजों से प्यार कर लो। ऑयल डिमांड बाय सिनेरियो, तो क्या है ऑयल डिमांड बाय सिनेरियो? 2010 से 2040 का ये सिनेरियो बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए 2020 में है हम लोग, कोरोना वायरस आ गया था, सबको मालूम है। कोरोना वायरस आने के कारण क्या हुआ कि सिस्टम में एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन थी, यानी जो एनर्जी कंजम्पशन की जो एक्सपेक्टेशन थी, उसमें गिरावट आई, राइट। क्यों गिरावट आई? गाड़ियां ही नहीं चली। तो गाड़ियां नहीं चली काफी दिनों तक, महीनों तक मान लीजिए, तो वो ट्रक नहीं चले तो उनको नहीं चाहिए था कुछ भी फ्यूल वगैरह, तो 5% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड क्या हो गया? बंद हो गया। एयरलाइंस नहीं चली। 7% एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वो रिड्यूस हो गए, उसमें फॉल मिला, क्योंकि लोग निकल नहीं रहे थे ना, तो कार्बन एमिशन होगा कैसे? एंड 18% इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, तो जो एनर्जी सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला भाई अभी तो हॉल्ट पे है, कोविड है, नहीं करेंगे इन्वेस्ट, तो 18% वहां पे गिरावट आई। तो अगर ये नहीं आया होता, ये चार्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पॉइंट से अगर ये नहीं आया होता प्री क्राइसिस ट्राइजेक्टरी, तो हम ऐसे मूव करने वाले थे, अगर ये क्राइसिस नहीं आई होती तो। लेकिन क्योंकि क्राइसिस आई तो उसके कारण कुछ गिरावट आएगी, तो वो जो गिरावट आई है वो ये आई है। तो पहले कहाँ हम 105 को मूव कर रहे थे, अब हम 100 पे ही मूव कर रहे हैं। तो 5% एक तरीके से फॉल सिस्टम में ग्लोबल एनर्जी डिमांड में दिखा है, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 5% की गिरावट है, राइट। और ये सोर्स कहाँ का है? इसका जो सोर्स है वो है IEA, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब आगे बात करते हैं, ये पॉइंट तो क्लियर था। उसके बाद साथ ही साथ भारत का जो 2018 में जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो कितना है? 75 गीगावाट है। इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, सोलर टेक्नोलॉजी समिट में भी मैंने आपको बताया था, और टारगेट्स भी बताए थे। टारगेट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो फैक्ट्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कि 2022 तक हमारा टारगेट है 175 गीगावाट, और 2030 तक हमारा टारगेट है 450 गीगावाट। ये मोदी जी ने 450 गीगावाट कहाँ बोला था? ये आपका पहला सवाल, कि मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि हम 2030 में 450 गीगावाट तक अचीव करेंगे, ये कहाँ पे उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था? वो कौन सी जगह थी? क्या हो रहा था उस वक्त वहां पर? राइट, बताइएगा मुझे। ये एक चार्ट है जो मैं नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से आपके लिए लेके आया हूं, कि एनर्जी कंजम्पशन हम कैसे कैसे करते हैं भारत में, स्पेशली भारत में। नीति आयोग ने बनाया है इस चार्ट को। अगर हम ऑयल को देखें, इस रंग में ऑयल है, तो इंडस्ट्री 23% ऑयल को यूज करती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन 95% यूज करता है। रेजिडेंशियल जो जैसे आपका घर, मेरा घर, हम लोग 15% ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस होल्डर 25%, और टोटल 33% यानी 1/3 जो है ऑयल यूज होता है भारत में। इस चार्ट को ऐसे पढ़ना है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो इंडस्ट्री 13% यूज करती है, जबकि ट्रांसपोर्ट 3% यूज करती है, और हम लोग यूज बहुत ही कम करते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 2% है या उससे भी कम है। और सर्विस होल्डर की बात करें तो 2% है, तो रफली 6% नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि भारत का कितना है अकाउंट? 6%। समझ आया आपको? ये ऐसे बना है ये सारे फिगर्स, राइट। इसके बाद कोल की अगर बात करें तो कोल इंडस्ट्री 36% यूज करती है, बहुत ज्यादा कोयला वहां पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर सर्विसेज या अदर चीजों में इस्तेमाल होता है, तो रफली 17% ये बनता है। इसके बाद अगर बात करें तो बायो एनर्जी एंड वेस्ट की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल जो घर हैं, सिंपल हाउस होल्ड जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, 68%। तो इसके कारण ही इनका जो आंकड़ा है बढ़ के हो जाता है 27%। और बाकी बचा हुआ 17% इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? सर्विस होल्डर, जैसे बैंक्स हो गए या ऑफिस हो गई, तो वहां पे तो कंटिन्यूसली लाइट चला रहता है। घर में है अगर आप, तो घर में क्या होता है, जैसे कि कुछ काम नहीं है, ठंड है और हम सो रहे हैं, तो ये लाइट ऑफ कर दो भाई, बंद कर दो, क्यों खामों का एनर्जी वेस्ट करना है। लेकिन ऑफिसेज में ऐसा नहीं होता, राइट। ऑफिसेज में वहां पे कंटिन्यूसली अगर वहां पे स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, तो वहां पे लाइटें चलती रहती हैं। तो ये था इस चार्ट को पढ़ने का तरीका। ये सारी कैपेसिटी वगैरह थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ भारत सरकार की वेबसाइट पर। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में ब्लैक आएगा, ब्लैकआउट होगा, घबराइएगा मत, वापस स्क्रीन फिर से आ जाएगी। तो हम चलते हैं भारत सरकार की वेबसाइट पर। और ये आ गए हम भारत सरकार की वेबसाइट पे। दिख रहा होगा आपको भारत सरकार की यहाँ वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि हम थोड़ा सा इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्नैपशॉट में देख लें एक बार, राइट। जैसे कि इन्होंने क्या बोला हुआ है, बहुत सारे क्विक फैक्ट्स हैं इसमें,
वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट भारत है। थर्ड लार्जेस्ट टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड भारत है। एनर्जी डिमांड ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं इसे ऑफ 4.2% ड्यूरिंग 2017 से 2040, ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी हुई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर इज अमंग 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आता है। तो आज का आपका दूसरा सवाल है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या क्या है, उनके नाम एक बार लिस्ट अप कर दीजिए कमेंट थ्रेड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है और बहुत ही बेसिक सवाल मैंने आपसे पूछा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 35% ऑफ अवर एनर्जी मिक्स। Target to increase share of natural gas in energy mix for 6.2% to 15% by 2030। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो क्रूड ऑयल के लिए हम कौन हो जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हो जाएंगे, राइट। पहले पे कौन है, आज का आपका तीसरा सवाल, हु इज द फर्स्ट, आप बताइए। फोर्थ लार्जेस्ट LNG एक्सपोर्टर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑयल रिजर्व्स इतने इतने हैं हमारे पास, ये फैक्ट्स ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना। LPG कवरेज इंक्रीज फ्रॉम 55% इन 2014 टू 97% इन 2020, ये मिनिस्ट्री का कहना है, राइट। इसके साथ चलते हैं नीति आयोग के रिपोर्ट पे। ये है नीति आयोग की वो रिपोर्ट, इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू। ये आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीति आयोग ने इसको तैयार किया है और इसमें काफी सारे फैक्ट्स IEA के उठाए गए हैं। इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ कि PSUs को क्या फायदा हुआ है। तो हम चलते हैं थोड़ा PSUs के फायदे को देखते हैं कि PSUs फायदे में है या नुकसान में है, थोड़ा ये देखते हैं, राइट। ये चार्ट अपने काम का नहीं, ये रहा टॉप परफॉर्मिंग PSUs इन इंडिया। ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखे। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। टॉप परफॉर्मिंग प्रॉफिट मेकिंग PSUs इन इंडिया अगर हम बात करें तो IOCL टॉप पर है, कितना परसेंट प्रॉफिट उठा रही है सभी PSUs का, 13%। फिर ONGC है 12.5%, NTPC है 6.5%, CIL है 5.8%, पावर ग्रिड। तो ये मिला के जो समझ में आ रहा है कि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया जा रहा है। टॉप परफॉर्मिंग यूनिट्स है ये, टॉप परफॉर्मिंग प्रॉफिट्स मेकिंग PSUs इन इंडिया। तो काफी बढ़िया मतलब यहाँ पे सिस्टम चल रहा है एनर्जी को लेके, और हम लोग काफी मतलब एक हाई गियर में है, हम लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने आके अनाउंस किया है कि हम इसे डबल करेंगे क्योंकि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट भी आ चुकी है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 IEA को निकालता है, तो ये वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा होगा, आप इस पे जाके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये ग्लोबली सारी बातें करेगा आपसे, इंडिया के संदर्भ में भी बातें करेगा, कोविड-19 के संदर्भ में भी आपसे बातें करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गिरावट आई है 2020 में रिलेटिव टू 2019, इन्होंने यहाँ पे ग्राफ वगैरह भी दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, राइट। तो इसी के साथ मेरी तरफ से इतना ही। वंडरफुल PT रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। सारे जो टारगेट्स हैं आपको पता चल चुके हैं, भारत के क्या टारगेट है। भारत इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत बहुत बेहतरीन करे इस फील्ड में, राइट, ताकि हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की ओर एक कदम बढ़ा सकें। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।